नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कहां सुनी में। और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। कहां भर की राजनीतिक कहां सुनी पर, उन बयानों पर जो सुर्खियों में रहे। किसी ने कहा तो किसी ने सुना। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं बुलेटिन में क्या कुछ होगा खास। सबसे पहले आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को जवाब। उसके बाद देखेंगे कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को फटकार पड़ी। साथ ही साथ जानेंगे हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले क्यों कहासुनी हो रही है। SYL को लेकर बैठक तो हुई, लेकिन उस मीटिंग में क्या निकला। और सबसे आखिरी में आपको दिखाएंगे हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक का एक ऐसा बयान जिस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने ही उन्हें घेर लिया। कहासुनी में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसकी चर्चा काफी हुई। दरअसल उनका संबोधन था तो देश के किसान और पशुपालकों के लिए, लेकिन संदेश उन्होंने अमेरिका तक पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए पूरी बात कह दी। देखिए, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में किसी का नाम नहीं, लेकिन वो जिसके लिए और जहां तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे वो इस लाइन से स्पष्ट हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब है, क्योंकि लगातार अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाकर दबाव बना रहा है। अमेरिका भारतीय कृषि और डेयरी उत्पादन में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अमेरिकी शर्तों पर तैयार नहीं। इस मुद्दे पर लंबे समय से बातचीत हो रही है और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का ये बयान काफी मायने रखता है। 7 अगस्त को पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित ICAR पूसा में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने ट्रंप की टैरिफ दादागिरी की तरफ इशारा करते हुए कई अहम बातें की। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी बहुत कुछ बताता है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के मायने समझाते हैं। और फिर बात अमेरिका की। प्रधानमंत्री का भाषण, संदेश साफ, अमेरिका के सामने भारत झुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार समझौते के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत अमेरिकी हितों के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन पीएम मोदी का मैसेज साफ है, भारत नहीं झुकेगा। किसान के हितों से समझौता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों के खिलाफ कभी समझौता नहीं करेगा। देश के किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के हितों के लिए भारत तैयार है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए पूरी तरह खोल दे।
फैसले की कीमत चुकाने को तैयार हूं। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि देश पहले है और देश का हित पहले। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। दोस्ती में रिश्ता बराबरी का होगा। प्रधानमंत्री के भाषण से साफ है कि भारत अपने सम्मान से भी समझौता नहीं करेगा। अगर दोस्ती होगी, संबंध आगे बढ़ेंगे तो एक ही स्तर पर होंगे। कोई बिग ब्रदर नहीं होगा, बराबरी का रिश्ता होगा। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी से पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। आइए अब आपको बता दें कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत पर दबाव बना रहे हैं। भारत के डेयरी सेक्टर, दूध, दही, पनीर, घी इत्यादि में एंट्री चाहता है अमेरिका। भारत अपना कृषि और डेयरी बाजार अमेरिका के लिए खोल दे। अमेरिका की एंट्री से भारतीय किसानों पर पड़ेगा सीधा असर। भारत में कृषि सेक्टर में करोड़ों छोटे किसान लगे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से कारोबारी रिश्ता भी तोड़ दे। भारत ने कभी भी पाकिस्तान संग सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया, जबकि ट्रंप बार बार खुद क्रेडिट ले रहे। इसके अलावा भी कई कारणों से भारत से भड़के हैं ट्रंप। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है, इससे नुकसान भी होगा, लेकिन भारत अमेरिका की शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं। अब ऐसे में देखना यह कि भारत और अमेरिका में कब तक ट्रेड डील हो पाती है और बढ़े हुए टैरिफ कब तक कम होंगे। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। सप्ताह की शुरुआत में ही कहासुनी का ऐसा दौर शुरू हुआ कि बीजेपी को कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने का मौका मिल गया। मामला था 2022 में राहुल गांधी के एक बयान का, जो उन्होंने गलवान हिंसा के संदर्भ में दिया था। सरकार को घेरते घेरते राहुल गांधी सेना पर टिप्पणी कर बैठे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई, नसीहत दी तो कुछ राहत भी प्रदान की। कैसे नेता प्रतिपक्ष हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान भी दिए हैं। सोमवार 4 अगस्त को राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। दरअसल 2022 में भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने याचिका दायर की और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोमवार 4 अगस्त को राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कई बातें कही और नसीहत भी दी। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से सख्त टिप्पणियां की। आपको जो कुछ भी कहना है आप संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में सब क्यों कहना पड़ता है? आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो गया? क्या आप वहां पर थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? आप बिना किसी, अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। जब सीमा पर संघर्ष होता है तो क्या दोनों तरफ हताहतों का होना असामान्य बात है? 5 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल ने विषय संसद में रखना उचित क्यों नहीं समझा। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर क्यों रखा। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फिलहाल इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही स्थगित रहेगी। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट मामले को दोबारा सुनेगा। गौरतलब है कि साल 2022 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और इस दौरान उन्होंने लद्दाख के गलवान घाटी में 2020 में हुई
भारतीय और चीनी सेना की हिंसक झड़प के मुद्दे पर सरकार को घेरा था, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें भी कह गए जो आपत्तिजनक थी। उनका दावा था कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया गया। क्या कहा था राहुल गांधी ने? 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा कर ली है। 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। केस में अब तक की कार्रवाई। 16 दिसंबर 2022 राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी की। अगस्त 2023 बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की। 11 फरवरी 2025 लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया। 29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समन के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज कर दी। याचिका में राहुल गांधी ने कहा, बदनीयती से शिकायत दर्ज की गई थी। 15 जुलाई को राहुल गांधी ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया और 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिली। दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सख्त टिप्पणी के साथ ही राहुल गांधी को कुछ राहत भी दी। सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लखनऊ की कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव और यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। कैसे नेता प्रतिपक्ष हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। ये फौजदारी के मामले में धोखाधड़ी के लिए बेल पे बाहर है। एक और मानहानि के मुकदमे में इनको सजा हो चुकी है, जो कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई। अभी मामला लंबित है। और इससे पहले भी किस तरह से झूठ भी बोला है, गैर जिम्मेदार बयान भी दिए हैं और सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान भी दिए हैं। यह आपके समक्ष मैंने रखा। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद कांग्रेस ने भी सफाई दी। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पलटवार किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, गलवान में जब हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, तभी से हर देशभक्त भारतीय के मन में कुछ जरूरी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीते 5 वर्षों में मोदी सरकार ने इन सवालों के जवाब देने के बजाय सच्चाई को छुपाने और भटकाने की नीति अपनाई है, जिसे हम DDLJ कहते हैं। डिनाई यानी इनकार, डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान भटकाओ, लाई यानी झूठ बोलो और जस्टिफाई यानी सफाई दो। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार 1962 के बाद भारत को हुआ अब तक का सबसे बड़ा भूभाग के नुकसान के लिए जिम्मेदार है और अपनी कायरता और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं के चलते वो अब चीन जैसे दुश्मन प्रवृत्ति वाले देश के साथ सामान्यीकरण की कोशिश कर रही है। नेताओं की टिप्पणी नेताओं तक ही सीमित रहे तो बेहतर है, लेकिन निशाना साधने में थोड़ी सी भी भूल चूक जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। हालांकि राहुल गांधी इस केस को बदनीयत से दर्ज बताते हैं। फिलहाल उन्हें राहत तो मिल गई है, लेकिन कोर्ट में आगे क्या होगा और क्या राहुल गांधी अब इस आरोप को दोबारा नहीं दोहराएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई मौकों पर वो इस बात को बोल चुके हैं।
गौरतलब है कि 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। 15 जून 2020 की रात को विस्तारवादी नीति को लेकर चलने वाले चीन की चाल पट्टी और नापाक कोशिश को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया था। इस हिंसा में भारतीय जवान शहीद भी हुए, लेकिन फिर भी हमारे जांबाजों ने उनका डटकर मुकाबला किया। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू होने में अभी 10 दिन से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही कहासुनी का दौर शुरू हो गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 22 अगस्त से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर इस सप्ताह में जमकर बयानबाजी हुई। सत्ता पक्ष बीजेपी की बात करें तो फिर विपक्ष में कांग्रेस और इनेलो की बात करें, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं। लेकिन सदन शुरू होने से 10 दिन पहले से ही माहौल बनना शुरू हो चुका है। सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कृषि, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़े हुए कलेक्टर रेट जैसे मुद्दों को उठाएगी और सरकार को घेरेगी। तो दूसरी तरफ से बयान कैबिनेट मंत्री अनिल विज का सामने आया। विज ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कह दिया कि सिर्फ हाजिरी ना लगाएं, सदन में बैठें और बोले भी। विज बोले कि विपक्ष मुद्दे उठाए, हम जवाब देंगे। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला, तो विधानसभा में क्या मुद्दे उठाएगी कांग्रेस? किस उठाएंगे? सारे किसान के मुद्दे उठाएंगे। जो ये अपना कलेक्टर रेट बढ़ाया है, जो गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत वाला काम किया है, सारे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था है और महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे। चलो अच्छी बात है, विपक्ष का काम है कि वो मुद्दों को उठाए। हमारा काम है कि हम उन मुद्दों का जवाब दें। चिंता तो तब होती है जब ये वहाँ जाके हाजिरी लगा के आ जाते हैं। ये वहाँ पर जाएं, बैठें, बोले, अच्छी बात है। तो दूसरी तरफ संख्या में भले ही 2 विधायक हो, लेकिन इनेलो भी पूरे दमखम के साथ मुद्दे उठाने को तैयार है। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथ लिया और कहा कि भाजपा किसान हितैषी होने का दावा करती है, तो किसानों को अब मुआवजा और समय पर खाद दे तब माने। तो उधर अर्जुन चौटाला ने कहा कि कांग्रेस तो अब तक सरकार न बनने के सदमे में है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सदमे से निकलकर विपक्ष की भूमिका निभाएं। किसान की आमदनी पहले ही घटती जा रही है और अगर किसान को 2 बार बिजाई करनी पड़ जाए, फिर चाहे वो फसल सफल हो या ना हो, उसकी आमदनी नहीं होती। अब तीसरी बार जी बिजाई कर भी लेंगे तो इसकी क्या गारंटी है जी कि जो पहले के खर्चे लगे वो हमारे पूरे हो जाए। इसलिए जी संगठन के तौर पर यह हमारा फैसला है कि विधानसभा के अंदर भी हम इस पर सवाल उठाने का काम करेंगे और सरकार से हमारी यही मांग है और सभी साथियों से भी मैंने यही कही है, अभी प्रति एकड़ कम से कम मुआवजा जो है वो 50,000 रुपये प्रति एकड़ होना चाहिए। पहले कांग्रेस वाले से ये तो पूछ लो भाई, तुम बैठोगे कि भी नहीं बैठोगे, फिर वॉकआउट करके भाग जाओगे। विधानसभा में बैठती काहे कांग्रेस? तो बारिशों के इस मौसम में मुद्दों पर सियासी तपिश जमकर सत्र में देखने को मिलेगी। खैर अभी तो काफी दिन है, जैसे जैसे 22 अगस्त नजदीक आएगी पारा और बढ़ेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। एसवाईएल को लेकर एक बार फिर बैठक का दौर चला दिल्ली में, लेकिन पहले की ही तरह इस बार भी प्रयास किसी परिणाम तक नहीं पहुंचा। बैठक का माहौल तो अच्छा था, लेकिन बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। यानी साफ है कि अब मसला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ही समाधान की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा ने क्या तर्क दिए हैं एसवाईएल को लेकर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। ये नासूर बन चुका है दोनों स्टेटों के लिए, ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अच्छा माहौल, सकारात्मक बात और पॉजिटिव पक्ष, जी हाँ, यही वो शब्द हैं जो लगातार सुनने को मिल रहे हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी एसवाईएल को लेकर कहासुनी का दौर कोई नया नहीं है। केंद्र सरकार की मध्यस्थता में पंजाब और हरियाणा बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 अगस्त को इस मुद्दे पर फिर बैठक हुई। दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान टेबल टॉक के लिए बैठे। मीटिंग से बाहर निकले दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक बात जरूर कहते नजर आए कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये काफी लंबे समय से चला आ रहा विषय है। इसको लेकर पहले 9 जुलाई को भी बैठक हुई थी, जिसमें काफी सकारात्मक चर्चा हुई। इस बार भी एक कदम आगे बढ़कर सकारात्मक वातावरण में चर्चा हुई है। 13 अगस्त को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। काफ़ी लंबे समय का ये विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। अच्छी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 13 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में सकारात्मक तरीके से जवाब दिया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि इस विषय का बेहतर हल निकलेगा। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हल निकालने की ओर आगे बढ़े हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी और इससे पहले कोर्ट ने बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की बात कही थी। उस दिशा में हमने बैठकें की हैं और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। उम्मीद है कि कुछ कदम आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये नासूर बन चुका है दोनों स्टेटों के लिए। ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हमें तो विरसे में मिला है, विरासत में मिला है। हमारे पंजाब और हरियाणा के लोगों की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक लोगों ने इसको एक लड़ाई का कारण बनाया। तो हम दोनों मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री बैठे और कुछ पॉजिटिविटी आज के डिस्कशन से निकली है। कुछ आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है, तो उसके लिए फिर मिलेंगे 13 तारीख से पहले। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। पंजाब के पास पानी नहीं तो ऐसे में नहर क्यों? भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार सिंधु जल संधि को रद्द ही रखे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी भी पंजाब की ओर डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि पंजाब ही इस पानी को रोक सकता है। यदि ऐसा होता है तो पंजाब न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान को भी पानी दे सकता है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री के इस तर्क पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपना बयान दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है, ये बात की बात है, पहले बात SYL को लेकर होगी। एक नई प्रगति हुई है इंडस ट्रीटी वाली, कि इंडस ट्रीटी रद्द हुई है और प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले संसद में बोला भी है कि सबसे ज्यादा नुकसान पानी का पंजाब का, हरियाणा का और राजस्थान का हुआ। अगर इंडस ट्रीटी रद्द रहती है तो हम आज भी मैंने बोला है, लिख के भी देंगे, कोर्ट में भी बोलेंगे, चनाब, कश्मीर नदी, उज्ज, ये पानी पंजाब को आ सकता है। रंजीत सागर डैम, पौंग डैम और थोड़ी देर में शाहपुर कंडी डैम भी हमारा अभी पानी उसमें भर रहा है। तो ये पानी आगे डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पास होगा तो देंगे ना। तो चैनल उसका पंजाब ही है, फर्स्ट चैनल इज द पंजाब। तो अगर वो ट्रीटी रद्द रहे और सच्ची नीयत से केंद्र सरकार जो है वो पानी इधर डाइवर्ट करे, हम पंजाब के लिए जितना पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारा भी पूरा हो जाएगा, हरियाणा का भी, मध्य प्रदेश, चाहे अरब सागर में फेंक दें फिर तो पानी इतना आ जाएगा। अगर इंडस ट्रीटी का पानी आता है तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, भले से जाके अरब सागर में फेंक। वो सेकेंडरी विषय है, क्योंकि वो पानी आता है वो तो पंजाब को लोगों किसान को मिलेगा, हरियाणा के किसान को मिलेगा, राजस्थान के किसान को मिलेगा। आसान भाषा में कहा जाए तो यही कि सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की पेशकश की थी, जिसके तहत केंद्र सरकार की मध्यस्थता हो रही है, लेकिन बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही। यानी अब ये मसला
सुप्रीम कोर्ट में ही आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार को 13 अगस्त को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अपना जवाब दाखिल करना है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा के पक्ष में फैसला देते हुए पंजाब सरकार को पानी देने का आदेश दिया था। इसके बाद भी पंजाब की सरकार पानी नहीं दे रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हस्तक्षेप कर दोनों राज्यों के बीच बात कर समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। 4 दशक से भी पुराना ये विवाद कब सुलझेगा, ये भविष्य के गर्भ में ही है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और कहा सुनी में अब बात हरियाणा कांग्रेस की राजनीति को लेकर। प्रदेश में चुनाव हुए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं का हार का दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा। असंध से कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने ही पलटवार कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। पार्टी का नुकसान करने का काम किसके कहने से बावरिया जी काम कर रहे थे? गोगी जी क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं? गोगी जी की क्या पोजीशन है कांग्रेस पार्टी में इस समय? एमएलए है, क्या है गोगी जी? हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी ये दौर चल रहा है। संगठन विस्तार का इंतजार करते नेताओं को आलाकमान ने सख्त आदेश दे रखा है कि कोई भी मीडिया में जाकर पार्टी के फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन कांग्रेस के असंध से पूर्व विधायक शमशेर गोगी, जो 2024 के विधानसभा चुनावों में हार गए थे, उन्होंने फिर कांग्रेस में दुखती रग को छेड़ दिया है। गोगी ने चुनाव के दौरान पार्टी के प्रभारी रहे दीपक बाबरिया पर निशाना साधा तो कुछ बिना नाम लिए इशारा भी कर दिया। नहीं, मेरे को मीटिंग में गए नहीं, चर्चा क्या रही, लेकिन मैं तो उसमें ये कह रहा हूं कि पार्टी का नुकसान करने का काम किसके कहने से बावरिया जी काम कर रहे थे? ठीक है ना। एकमात्र मैं एमएलए था सिख, और मेरे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं इस बार। आप लोगों से राय शुमारी, अब की बार वीटो जो है वो राहुल जी के पास है, तो राहुल जी एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इलेक्शन में बीजेपी की मदद करी है, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे। बहरहाल शमशेर सिंह गोगी ने अब दीपक बाबरिया पर सवाल उठाए हैं। दीपक बाबरिया की कार्यशैली पर सवाल पहले भी उठे थे। दीपक बाबरिया को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी एआईसीसी द्वारा 9 जून 2023 को हरियाणा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया था। 8 अक्टूबर 2024 को घोषित परिणामों में कांग्रेस 37 सीटें तो लाई, लेकिन सरकार बनाने से दूर रह गई। परिणाम आने के बाद 14 अक्टूबर 2024 को बाबरिया ने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव हार की नैतिक जिम्मेदारी ली और कहा कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी ठीक नहीं थी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो देखा आपने इस सप्ताह किस तरह से विभिन्न मुद्दों को लेकर जबरदस्त राजनीतिक कहासुनी हुई। कई बयान जो सुर्खियों में रहे, जिस पर जबरदस्त हंगामा भी हुआ। तो इसी के साथ इस सप्ताह की कहासुनी में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।